गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में रैंकिंग हमने खत्म किया था। आज बेसिक अरेंजमेंट की बात करेंगे। क्या है बेसिक अरेंजमेंट उसको डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अन अकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक अगर आपने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उनमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। इन लाइव क्लास में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन में इंगेज हो सकते हैं, किसी भी तरीके का आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। साथ साथ में आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज कराए जाते हैं। इन लाइव टेस्ट के क्विजेज के जरिए आप अपने प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। आपको अन अकेडमी पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स दिया जाता है जहां पर आपके एग्जाम सिलेबस से जितने भी सब्जेक्ट और टॉपिक्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स की आपको एक कोर्स में बनाकर दे दिया जाता है, जिससे आपको एग्जाम की तैयारी करने में आसानी हो। अन अकेडमी पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस में पहली चीज आपको जो मिलती है कि वन सब्सक्रिप्शन ऑल एजुकेटर्स। आप एक बार अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस आप देख सकते हैं। और ये क्लासेस आप लाइव या रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में देख सकते हैं। रिकॉर्डेड जो है क्लासेस आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहे आप उतनी बार देख सकते हैं। और इन सभी का फायदा उठाने के लिए अगर अभी तक आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। मेरा उद्देश्य आप लोगों को यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से तैयारी करवाना है, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको यूपीएससी के आधार पर तैयारी रहे, एग्जाम में आपको आसानी मिले। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है @bridge25, जिसको अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। और अगर कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है आपका तो मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल है @bnpn25, यहाँ फॉलो करके यहाँ भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अन अकेडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, जो कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं। इनसे पढ़ के आपको इनके अनुभव का फायदा मिलता है कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछती चली आ रही है और अपनी तैयारी को आपको किस तरीके से बनाए रखना है, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। अन अकेडमी पर यूपीएससी के लिए 15,000 से ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इन सभी कोर्सेस का आप फायदा उठा सकते हैं। अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो जीएस के लिए दो फॉर्मेट में अवेलेबल है, प्लस और आइकनिक। जो प्लस में आपको सुविधाएं मिलती हैं वो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और स्ट्रक्चर शेड्यूल। जो कोर्स है वो 1 महीने से लेकर 36 महीने तक अवेलेबल है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी को देखते हुए आपको रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम 12 महीने और 24 महीने का कोर्स आप ज्वाइन करें। अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है तो आप 36 महीने का कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि आपको तैयारी के साथ साथ रिवीजन करने का भी मौका आपको एक ही बार में मिलेगा। 12 महीने की फीस 49,500 है, 24 महीने की 72,000। अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। और 12 महीने की फीस आपकी 44,550 तथा 24 महीने की 64,800। ऐसे ही 3 साल की यानी कि 36 महीने की फीस जो है वो आपका 90,000 से घट के 81,000 हो जाती है। जो आइकनिक है उसमें आपको प्लस की सुविधाओं के साथ साथ में एक पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाता है। ये भी आपका 3 फॉर्मेट में 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने में अवेलेबल है। 12 महीने की फीस 69,550, 1,07,000 24 महीने की और 36 महीने की 1,41,000 है। अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। और जो आपकी 12 महीने की फीस जो है वो घटकर 62,550 हो जाती है, तथा 24 महीने की 96,300 और 36 महीने की 1,26,900 हो जाती है। ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आप 1 महीने से लेकर 36 महीने तक ले सकते हैं। कोई भी कोर्स अन अकेडमी पर लेते हैं, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। शाम को 5:30 बजे अन अकेडमी की ऐप पे क्लासेस चलती हैं। आप वहां पर अन अकेडमी की ऐप पे आप क्लासेस देख सकते हैं। उन क्लासेस को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक अरेंजमेंट की। क्या है बेसिक अरेंजमेंट में? तो सबसे पहली चीज आप ये जानिए कि भाई आप सब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ पजल आता है, पजल आता है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पजल नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि आपका अरेंजमेंट आता है चीजों को अरेंज करने के लिए। देखिए पजल जो है वो एक अपने आप में जब लोग कहते हैं ना पहेली, तो वो एक क्वेश्चन जो है वो दिमाग में, वो बैंकिंग और काइट वाला दिमाग में लोगों के क्वेश्चन सेट होता है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे नहीं है, और देखे हैं तो उस माइंडसेट से देखे हैं कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा हटा दीजिए, एकदम खाली दिमाग रखिए। अगर आपको पेपर को देखना है और आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, एकदम दिमाग से अपने खाली का मतलब क्या है कि डिफिकल्ट है, आसान है, इन चीजों को हटा दीजिए। सिंपल सा आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन करने के बाद, पढ़ने के बाद में
आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा ट्रिकी था बट सिंपल है। ठीक है, अगर आप अपने ब्रेन का बाकायदा यूज कर रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में आएगी। तो अरेंजमेंट मैंने कहा, मैंने वो पजल ना कह के मैंने कहा अरेंजमेंट में। अब अरेंजमेंट में मैंने कैटेगराइजेशन जो किया है, एक आपका किया है मैंने बेसिक अरेंजमेंट, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है, बेसिक अरेंजमेंट, इसके साथ साथ में आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, और देन आपका फैमिली अरेंजमेंट, जो क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन या फैमिली के ऊपर आपका पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन। और देन आपका लास्ट में मैंने डाल दिया मिसलेनियस, इसके अलावा जो कुछ बच गया आपका। अब उसमें अगर वो पजल जैसा क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है तो कोई बात नहीं, फॉर्म होने दीजिए, मिसलेनियस में आ गया। भाई पजल जो है एक तरीके सा, वो उसमें आपका क्या पूछता है कि भाई 4 लोग हैं, 4 शहर से हैं, 4 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है और उनको अरेंज करना होता है कि कौन कहाँ का है, किस कॉलेज में पढ़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है। बात क्लियर हो रही मेरी? तो वो भी तो अरेंजमेंट है। तो इसलिए मैंने कहा पजल दिमाग से हटा ही दीजिए, आप सिंपल सा करिए कि इन्फॉर्मेशन दी गई है और वो अरेंज करना है आपको उस आधार पर। तो आज हम बात करेंगे बेसिक अरेंजमेंट की। अब किस तरीके के क्वेश्चन होंगे बेसिक अरेंजमेंट में? ठीक है, मैं कहूँ 5 लोग हो, आप 5 दोस्त हो, ए बी सी डी और ई। आप 5 दोस्त हो, मैंने कहा ए बी सी डी ई, आप 5 दोस्त हैं और पांचों के बीच में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। पांचों के बीच में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है और वो जो रिलेशन है वो आपका किसी भी आधार पर हो सकता है, किसी भी आधार। अब किसी भी आधार में आधार क्या क्या हो सकता है? मैंने कहा हाइट के आधार पर आपकी, अब पांचों की लंबाई के आधार पर। अब पांचों बराबर तो होगे नहीं, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा। फिर वेट के आधार पर, वजन के आधार पर, अगेन किसी का वजन ज्यादा होगा, किसी का वजन कम होगा। या मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ, आप पांचों एक ही क्लास में हो, आप पांचों ने उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और जब नंबर आए तो उस नंबर के आधार पर, हम रैंक के आधार पर आप पांचों को एक रिलेट किया गया कि कौन किसके ज्यादा है, कौन किससे कम है। ठीक है, किसी भी आधार, मतलब ये मैंने 2-3 एग्जांपल आपके दिए कि किस तरीके से कैटेगराइजेशन हो सकता है। अब हाइट के आधार पर मान लीजिए आपसे कहा गया कि ए बी से बड़ा है या ए बी से लंबा है, तो ए बी से लंबा है। फिर आपसे कहा गया बी सी से लंबा है, तो बी सी से लंबा हो गया। फिर कहा गया सी डी से लंबा है, तो सी डी से लंबा हो गया। फिर डी ई से लंबा है। ऐसे 5 स्टेटमेंट दिए गए। अब हमसे पूछा जाए भाई सबसे लंबा कौन है या सबसे नाटा कौन है, तो उस आधार पर आप क्या कह सकते हो कि भाई ए और बी दिया हुआ था। अब यहां और यहां इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बी यहां भी है, बी यहां भी है, बट बी के नीचे यहां पर सी है तो बी ऑलरेडी आ गया, तो बी के नीचे सी हो गया। फिर इसको इसको कंपेयर करोगे, सी यहां भी है और सी यहां भी है, सी के नीचे यहां डी है, सी के ऊपर यहां बी है, तो सी के ऊपर ऑलरेडी बी है, सी के नीचे क्या आना चाहिए, डी आ गया। फिर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो यहां पर क्या है, डी के ऊपर सी है, डी के नीचे ई है, तो डी के ऊपर सी है, डी के नीचे आपका ई आ गया। तो ये अरेंजमेंट हो गया। अब आप ये कह सकते हो ए आपका सबसे लंबा है और ई आपका सबसे नाटा है। ठीक है, नाटा जो है वो कौन है, सबसे छोटा हाइट में कौन है, ई है, और हाइट में सबसे बड़ा कौन है, ए है। क्लियर हो रही बात? अब इसमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जब क्वेश्चंस में हम करेंगे तो उन चीजों का स्पेशली ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीजें आपको बचानी है, कहाँ पे गलतियां होती हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला काम तो भाई ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है चलिए, सबसे पहला काम है ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। भाई कहा गया है, ठीक है। चलिए तो 10 सेकंड और देते हैं, पढ़ लीजिए जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है।
तो कहा जा रहा है कि 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। 5 पुस्तकें हैं, ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, फिर कहा गया है बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। अब यहीं पर ध्यान रखिएगा भाई, ये भी कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी, इसी को आपका पूछा जा सकता था, कौन सी पुस्तक या कौन सी किताब सबसे नीचे होगी। देखो लैंग्वेज, ठीक है, कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी, इसका मतलब क्या है कि कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है। तो दो तरीके से ये चीज पूछी जा सकती थी। अब यहां जब आप चीजों को बना रहे हो तो लोग करते क्या है कि जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया है वैसे वैसे, ए को ई के नीचे, ठीक है, ए को ई के नीचे, तो ए मैंने लिखा, अब ये कहां है, ई के नीचे, तो ई ऊपर हो गया। क्लियर हो रही है बात। फर्दर आगे कहा जा रहा है आपका, देखिए इसको, इस सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर, मैंने सी यहां लिख दिया, इसको कहां रखना है, डी के ऊपर, तो डी के ऊपर हो गया। देखो जो रिलेशन है वो दो दो के बीच में दिया गया है, तो पहले मैं जो दिया गया है मैंने उसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। फिर आगे कहा गया है कि बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे, मैंने कहा बी रखा है, कहां रखना है इसको, ए के नीचे, बी ए के नीचे आ गया। फिर कहा गया डी को ई के ऊपर, डी कहां रखना है, ई के ऊपर। अब देखो कहां कहां आपको क्या क्या कॉमन वैल्यू मिल रही हैं। मैंने कहा ए यहां भी है, ए यहां भी है, फर्क क्या है, यहां पर ए ई के नीचे है, यहां ए बी के ऊपर है, तो ए बी के ऊपर है, मैं बी यहां लिख सकता हूं, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। फिर आपसे कहा जा रहा है सी, ठीक है, डी के ऊपर है और डी ई के ऊपर है, तो मैं अगर डी ई के ऊपर है मैं यहां ई लिख दूं, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब जरा इन दोनों को देखिए, यहां पर आपका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई यहां भी है सबसे ऊपर, ई यहां सबसे नीचे है। अब यहां से ई के ऊपर, या तो मैं कहूं ई के ऊपर क्या है, डी है या सी है, यही अरेंजमेंट तो होगी, या मैं कहूं ई के नीचे क्या है, ए और बी, ठीक है। तो आपका अरेंजमेंट हो गया सी डी ई ए बी। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, चाहे सबसे ऊपर पूछा जाए, चाहे सबसे नीचे पूछा जाए, या उसी को आपका घुमा के पूछ लिया जाए, कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी, क्या स्पर्श करेगी, बी। तो मैंने क्या कहा, जहां जहां कॉमन मिल रहा है, ठीक है, जहां जहां कॉमन मिल रहा है। अब आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये भी इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए जैसे आया आपका ए को ई के नीचे, तो ए को ई के नीचे आ गया, ठीक है, ए ई के नीचे आ गया। फिर सी को डी के ऊपर, अब ई ए और सी और डी, सी को डी के ऊपर, क्योंकि हमें ई ए और सी डी में कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए था, तब हम एक साथ दिखाते। अब आगे कहा गया है बी को ए के नीचे, अब ए ऑलरेडी यहां आया हुआ है, देखिए ए ऑलरेडी आया हुआ है, तो बी को ए के नीचे, बी यहां आ गया। फिर कहा गया है तथा डी को ई के ऊपर, तो डी को ई के ऊपर, डी यहां आया हुआ है, ये ई हो गया। जरा इन दोनों को देखिए, ये दोनों सेम वैल्यू है, तो या तो ए और बी को यहां नीचे लिख दीजिए, या डी और सी को ऊपर लिख दीजिए, अरेंजमेंट तो वही बन गई ना, सी डी ई ए बी, सी डी ई ए बी, ठीक है। आई होप बात क्लियर हो रही है। तो अगर आपसे पूछा गया है कि कौन सी तल को स्पर्श करेगी, तो बी आपका स्पर्श करेगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप किसी को इसमें दिक्कत नहीं है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निकालिए, ठीक है। एक बार मैं इसको कर दे रहा हूं आपका जूम, चलिए देखिए इंग्लिश में, कोई नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ऐसे में क्या है, क्वेश्चन का अगर एक भी स्टेटमेंट
आप गलत पढ़ लेते हो या नहीं पढ़ते हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, कहा गया है रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, अजय से छोटा रवि है, रवि और अजय भाई नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, निश्चित रूप से जिसमें आप 100% श्योर हो। तो सबसे पहले तो अरेंजमेंट देखते हैं क्या है। रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, तो रवि हो गया, और अविनाश रवि का सबसे बड़ा भाई है, तो अविनाश रवि से ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। भाई जितने भी भाई हैं अविनाश सबसे बड़ा है, यही चीज तो है। अजय से छोटा रवि है, अजय से छोटा रवि है, अजय, अब यहां पर थोड़ा सा लोग एक चीज कर लेते हैं, मैं बताता हूं क्या मिस्टेक करते हैं। रवि और अजय भाई नहीं है, चलिए ये स्टेटमेंट मैं यहीं तक अभी छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, मैं केवल इतने इन दोनों की बात कर रहा हूं जहां कह रहा है रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है और अजय से छोटा रवि है। लोग करते क्या है जल्दबाजी में, ये अविनाश, ये रवि, और जब उन्होंने देखा कि अजय से छोटा रवि है, अजय को बीच में लिख लेते हैं। भाई आप माइंडसेट अगर पहले से बना रखे हो, ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आप बना दोगे अविनाश, अजय और रवि। बट यहां पर गलती क्या हो रही है आपसे, भाई अजय और अविनाश के बारे में आपको कोई रिलेशन नहीं पता है। ये पता है अजय रवि से बड़ा है, अविनाश रवि से बड़ा है, या रवि अविनाश से छोटा है, रवि अजय से छोटा है। अविनाश और अजय में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये मुझे नहीं पता। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं रवि जो है वो 10 साल का है, ठीक है। अब अविनाश अगर 15 का है तो भी रवि छोटा है, और अजय जो है वो मैंने कहा 12 का है, तब भी रवि छोटा है। या इसी को रिवर्स कर दीजिए, अविनाश 12 का है और अजय 15 का है, तो हम श्योरिटी के साथ में, निश्चितता के साथ में ये नहीं कह सकते हैं कि अजय और अविनाश में कौन छोटा है या कौन बड़ा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे क्वेश्चन में लोग गलत करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे उस चीज को कहा भी क्या है, रवि और अजय भाई नहीं है। अब रवि और अजय भाई नहीं है, ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि भाई अगर अरेंजमेंट आपको बनाना ही है तो अविनाश और अजय, इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है मुझे नहीं पता, और ये रवि का अरेंजमेंट हो गया। अगर यही कहा गया होता रवि और अजय भाई हैं, जरा सोचिए, अगर यही चीज कहा होता रवि और अजय भाई हैं, तो अरेंजमेंट क्या होता, एक बार बताइए। भाई अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है कि रवि और अजय भाई हैं, तो आपका अरेंजमेंट क्या होगा। देखिए, अगर आपका कहा गया है कि रवि और अजय भाई हैं, बात क्लियर हो रही है, तो अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था कि अविनाश सबसे बड़ा भाई है, तो ये अविनाश हो जाता, ये रवि, ये अजय हो जाता, क्योंकि अजय रवि से बड़ा है, और ये रवि हो जाता। किस कंडीशन में, जब अजय और रवि भाई होते, लेकिन उसमें क्लियरली दिया है कि अजय और रवि भाई नहीं है, इसीलिए ये अरेंजमेंट गलत है जितने लोगों ने बनाया होगा। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं, हमें पता है रवि इन दोनों से छोटा है, या ये दोनों रवि से बड़े हैं। अविनाश और अजय के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अविनाश छोटा है अजय से, अविनाश छोटा है अजय से, मैंने कहा अविनाश और अजय के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो निश्चित रूप से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अविनाश से अजय छोटा है, अगेन सेम चीज, अविनाश अजय है। अजय छोटा है रवि से, अजय छोटा है रवि से नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। ठीक है, रवि अजय से बड़ा नहीं है, हाँ ये बात ठीक है कि रवि जो है वो अजय से बड़ा नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या सही है आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का, यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। गड़बड़ नहीं करना है, इसका सही सही आंसर दीजिए। कहा गया है कि 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। डी ए के आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा था। अब बहुत सारे लोगों को यहां दिक्कत होती है कि ई बी का अनुसरण कर रहा था, उसका मतलब क्या है, तो अनुसरण करने पर भी हम आएंगे। फिर कहा गया है सी ए और बी के बीच में था, बताएं कि कतार के मध्य में कौन था। सी ए और बी के बीच में था, बताएं कतार के मध्य में कौन था। ये चीज आपसे पूछी गई है। आगे चलिए भाई क्वेश्चन की बात करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। कहा गया डी ए के आगे है, तो डी है, ये ए है। फिर है ई बी का अनुसरण कर रहा था। ई किसका अनुसरण कर रहा था, बी का। तो ई जो है वो अनुसरण कर रहा था किसका, बी का, तो ये बी हो गया, ये ई हो गया। ठीक है। फिर कहा गया सी ए और बी के बीच में था। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए अनुसरण करने का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ गया। फॉलोइंग, अगर मैं कहूं कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, आई एम फॉलोइंग यू, मैं आपका अनुसरण कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं आपके इमीडिएट पीछे हूं। ठीक है, ठीक पीछे को ही अलग शब्दों में कहते हैं अनुसरण करना, अनुसरण करना, फॉलो करना। तो जब ये कहा जा रहा है कि अनुसरण करना, इसका मतलब है कौन, ई बी का अनुसरण कर रहा था, तो ई बी के इमीडिएट पीछे था। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, तो डी ए के आगे है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ई बी का अनुसरण कर रहा था, मतलब इमीडिएट, बी और ई के बीच में कोई नहीं है, अगर ऐसा कहा गया है, अनुसरण वर्ड यूज किया गया है। अगला कहा गया है सी ए और बी के बीच में है। ठीक है, सी ए और बी के बीच में है। अब ए यहां है तो ऑटोमेटिकली सी ए हो जाएगा और बी ए हो जाएगा, तभी तो सी ए और बी के बीच में होगा, और ई आपका यहां पर हो गया। ठीक है, सी ये हो गया, बी और ए और बी के बीच में हो गया, ई बी का अनुसरण कर रहा है, डी ए के आगे है। आपसे पूछा गया है कतार के मध्य में कौन है, कतार के मध्य में कौन आ गया, आपका सी आ गया। आई होप इतनी बात क्लियर है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो उसको आप पूछ लीजिए। ठीक है, किसी को अगर दिक्कत है तो उसको पूछ लीजिए। ये तो फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया है अमर समीर से लंबा है। फिर कहा गया है प्रभात उमेश से लंबा है, लेकिन तो कंडीशनल वर्ड आ गया। ठीक है, लेकिन यदि अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा सावधान रहना है, उनके आते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होता जरूर है। ठीक है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि समीर है। अशोक उमेश से नाटा है, बताइए कि इनमें से सबसे नाटा कौन है। तो अब यहां पर जरा जो लेकिन दिया गया है, जरा उसका मतलब समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं आपसे अमीर हूं, मेरी लाइन सुनना, मैं आपसे अमीर हूं, लेकिन जितना अमीर उतना अमीर नहीं हूं जितना कि आपका भाई। ठीक है, तो आपसे तो अमीर हूं लेकिन उतना अमीर नहीं हूं जितना आपका भाई। इसका मतलब क्या है कि आपके भाई और मेरे में क्या रिलेशन है, ये मैं हो गया,
ये आप हो गए। मैंने कहा मैं आपसे तो अमीर हूं लेकिन उतना अमीर नहीं हूं जितना आपका भाई। इसका मतलब क्या है कि आपका भाई जो है वो मेरे से ज्यादा अमीर है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपसे तो अमीर हूं लेकिन उतना अमीर नहीं हूं जितना कि आपका भाई है। इसका मतलब क्या है कि आपका भाई मेरे से ज्यादा अमीर है। तो भाई, आपका आपका भाई जो है वो आपसे ज्यादा अमीर, मेरे से ज्यादा अमीर हो गया, और मैं आपसे ज्यादा अमीर हूं, तो ये अरेंजमेंट हो गया। तो ये जो वर्ड आया हुआ है लेकिन, यहाँ ये ऐसा ही कुछ मतलब बता रहा है। तो एक बार अपने क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि कहा गया अमर समीर से लंबा है। तो अमर समीर से लंबा है, अमर हो गया, ये समीर हो गया। ठीक है। फिर कहा गया प्रभात उमेश से लंबा है। अब अमर और समीर, फिर बात हो रही है किसकी? प्रभात उमेश से लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना कि समीर। इसका मतलब क्या है कि प्रभात उमेश से लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना कि समीर। इसका मतलब क्या है कि समीर जो है वो प्रभात से लंबा है। यही चीज तो, आप प्रभात की जगह पर हो, मैं कहूं कि आप मुझसे लंबे हो लेकिन इतने लंबे नहीं हो जितना कि मेरा भाई। तो अगर आप प्रभात की जगह पर है, मैं उमेश हूं, मेरा भाई समीर है, तो इस चीज को कह सकता हूं। तो ये अरेंजमेंट हो गई। अब आप देखो समीर ऑलरेडी यहां पर आया हुआ है। ठीक है, समीर ऑलरेडी यहां पर आया हुआ है। आप चाहो तो समीर अगर यहां है तो उसके हिसाब से प्रभात और उमेश समीर के नीचे होंगे इसी अरेंजमेंट में। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे कहा गया अशोक उमेश से नाटा है। अब अशोक अगर उमेश से नाटा है तो चाहे आप यहां लिख रहे हो अशोक नीचे आ गया और अशोक यहां सबसे नीचे आ गया। तो ये 5 लोग हैं, ये पांचों का अरेंजमेंट हो गया। हमसे पूछा क्या गया है, इनमें सबसे नाटा कौन है? तो आप कह सकते हैं कि इनमें सबसे नाटा कौन है? अशोक जो है वो इनमें सबसे नाटा है। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। अशोक इनमें सबसे नाटा है। ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अशोक सबसे नाटा है। ठीक, तो ये अरेंजमेंट हो गया। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे लंबा कौन है? तो आप कह सकते हो अमर। बीच में कौन है? प्रभात। ऊपर से दूसरा कौन है? समीर। नीचे से दूसरा कौन है? उमेश। कुछ भी पूछा जा सकता है। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से आगे इन क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, मैं ऑप्शंस भी आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से, दिया गया है कि रघु प्रकाश से भारी है, बाबला दिलीप से भारी है, अशोक रघु से भारी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इनमें से सबसे भारी कौन है यह ज्ञात करने के लिए अगली कौन सी जानकारी जरूरी है? देखिए क्वेश्चन जो है एकदम पलट दिया। अब ऐसा क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछे जाने की बहुत हद तक संभावना है। मेरी बात क्लियर हो रही है? ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाने की संभावना है कि रघु प्रकाश से भारी है, बाबला दिलीप से भारी है, अशोक रघु से भारी है। इनमें से सबसे भारी कौन है यह ज्ञात करने के लिए अगली कौन सी जानकारी जरूरी है? देखिए
क्वेश्चन को एक बार फिर से कहा क्या गया, रघु प्रकाश से भारी है, तो भाई ये रघु हो गया, और ये भारी किससे है, प्रकाश से भारी है। ठीक है, फिर बाबला दिलीप से भारी है। अब बाबला और दिलीप के बारे में ये पहली इंफॉर्मेशन है, तो बाबला जो है वो किससे भारी है, दिलीप से भारी है। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है अशोक रघु से भारी है। अब यहां देखो, अशोक रघु से भारी है, रघु ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहां पर, तो अशोक रघु से भारी है, तो अशोक को सीधा सीधा ऊपर लिख दें। बात क्लियर हो रही है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से सबसे भारी कौन है, यह ज्ञात करने के लिए अगली कौन सी जानकारी जरूरी है। ठीक है, मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि इनमें से सबसे भारी कौन है, केवल इतने पे आप बताइए, क्या बता सकते हैं, एक या दो लोग, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो। मैंने कहा ये चीज मान लीजिए नहीं दी गई है, ठीक है, मैंने कहा इनमें से सबसे भारी कौन है ये बताओ। कोई सिंगल पर्सन का नाम आप ले सकते हो, ठीक है, तो आपको भाई सिंगल पर्सन का नाम नहीं लिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये दो तरीके का अरेंजमेंट यहां बन रहा है। एक अरेंजमेंट से ये आपका अशोक सबसे भारी आ रहा है और दूसरे से बाबला आ रहा है, तो इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो सबसे भारी होगा या तो अशोक होगा या बाबला होगा। तो अब करें क्या, कहा गया है कि अगली जानकारी कौन सी चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा एक तरीके से अपने ब्रेन को घुमाइए, ऑप्शंस मत देखिए। सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना ऑप्शंस पे तब जाओ जब मान लो एग्जाम में बैठे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शंस देखो। अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हो, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन एक ब्रेन ट्विस्टर टाइप का होता है, और इससे भी ब्रेन ट्विस्टर्स क्वेश्चंस आएंगे जो आपके ब्रेन को ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे। मैंने कहा जरा देखो किन के बीच के इंफॉर्मेशन हो, तो जो हमसे पूछा गया है वो चीज हम निकाल लेंगे। अब लोग कहते हैं कि इसके और इसके बारे में नहीं, इसके और इसके बारे में नहीं, हमें इन दोनों का कुछ ना कुछ चाहिए। तो जो यहां सबसे भारी है और जो यहां सबसे भारी है इन दोनों में, तो बाबला का प्रकाश, रघु और अशोक, इन तीनों में से किसी के बारे में रिलेशन अगर दे रखा है तो दिलीप तो ऑटोमेटिकली बाबला से नीचे है। हमें तो बाबला और इन तीनों का या अशोक और इन दोनों का चाहिए। यहां से अगर चीजें आ जाती हैं तो हमें क्लियर हो, ठीक है। जिसको बात नहीं क्लियर हो रही है, अभी मैंने कहा सिंपल सी बात यह है कि बाबला अगर मुझसे कह देता है बाबला प्रकाश से हल्का है, अब बाबला अगर प्रकाश से हल्का है तो ऑटोमेटिकली दिलीप उसके नीचे आ जाएगा, अशोक सबसे भारी हो जाएगा। या मुझे कह दे बाबला रघु से हल्का है तो बाबला रघु के नीचे आ जाएगा और अशोक ऑलरेडी रघु के ऊपर है। या मुझसे कह दे बाबला अशोक से हल्का है, मैं भी ऑप्शंस नहीं देख रहा हूं, तो बाबला अशोक से हल्का हो जाएगा, तो दिलीप बाबला से हल्का है, अशोक सबसे भारी हो गया। या उसी चीज को यहां कहा जाए कि दिलीप अशोक से भारी है। अब देखो दिलीप अगर अशोक से भारी है तो बाबला दिलीप से भारी है, बाबला सबसे भारी हो जाएगा। या आपसे कहा जाए बाबला अशोक से भारी है। आई होप इतनी बात ठीक है। मैं आपको होता नहीं कि उस जोन में ले जाना चाहता हूं कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कहीं से भी पूछा जाए, कैसा भी पूछा जाए, जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आपसे गलती ना हो, ठीक है। लोग करते क्या है, मैंने देखा है कई बार क्वेश्चंस में लोगों के सामने यही समस्या होती है, वो सोचते हैं कि इसका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर लो, जल्दी से सर जल्दी करवा दो, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड। अरे भाई समझ रहे हो यहां पर आप चीजों को, आप ये समझो कि यही क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। इससे मिलता जुलता आ सकता है, इससे आसान भी आ सकता है, इससे डिफिकल्ट भी आ सकता है। तो अगर इस चीज को आप समझे रहोगे तो आप प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने आपको ये बता दिया कि अशोक का रिलेशन या तो बाबला दिलीप से दिया हो या बाबला का रिलेशन इन तीनों में से किसी से दिया हो, तो आप बता सकते हो। कहीं ये भी दिया हो कि दिलीप अशोक से भारी है, तब भी मैंने कहा वो बात बन जाएगी। अब देखो रघु दिलीप से भारी है, रघु दिलीप से भारी है, उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो बाबला और अशोक के बीच में चाहिए ना, तो इससे काम नहीं होगा। आई होप बात क्लियर हो रही है मेरी। दिलीप बाबला से हल्का है, अब दिलीप बाबला से हल्का है ये चीज तो ऑलरेडी दे रखी है, ये तो इसी पोर्शन के बारे में बात कही जा रही है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है पहले से।
फिर कहा गया प्रकाश बावला से भारी है, प्रकाश बावला से भारी है। अब देखो, जब मैंने कहा एक लाइन आपका ये बन रही थी, अशोक, ठीक है, रघु और प्रकाश। अब तीसरा स्टेटमेंट, और एक ये है बावला और दिलीप की। अब तीसरा जो आपका निष्कर्ष है या तीसरा जो ऑप्शन है, कहा गया प्रकाश बावला से भारी है। अगर प्रकाश बावला से भारी है तो बावला से ऊपर होगा, दिलीप ऑलरेडी बावला से नीचे है, तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होती कि प्रकाश बावला से भारी है, तो आप कह देते कि भाई ये अरेंजमेंट होगी और इस अरेंजमेंट के हिसाब से अशोक सबसे भारी है। ठीक है, अशोक सबसे भारी है। चौथा भी देख लेते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे भाई चौथा तो देखा ही नहीं। अशोक प्रकाश से भारी है, अशोक प्रकाश से भारी है, ये तो पहले से हमें पता था। ठीक है, ये तो पहले से पता था। अगर इतने से पता चल जाता कि सबसे भारी कौन है तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था। बात क्लियर हो रही है? तो ये चीज ध्यान रखना कि तीसरा स्टेटमेंट या तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। यहां पर फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी चीज मैं आपको यहां कभी बताना चाहता हूं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए तीन आप दोस्त हो, किसी परीक्षा में पार्टिसिपेट किए और आपका कुछ ऐसा दे रखा है कि ए के प्राप्त अंक बी से ज्यादा हैं, तो आप करते हो क्या हो कि ए इज ग्रेटर देन बी ऐसा लगा देते हो। ठीक है, मैंने कहा बी को सी से कम मिले तो आप कहते हो बी इज लेस देन सी। मैंने कहा सबसे ज्यादा किसको मिले या सबसे कम किसको मिले। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी। तो प्रॉब्लम क्या है, जो ये ग्रेटर देन और ये लेस देन का आप सिंबल यूज करते हो, तो ऐसे आपके जनरली 5 सिंबल्स कहलाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ये पांचों मिलाकर इनको कहा जाता है इनइक्वालिटीज, असमानता। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज को कैसे हैंडल किया जाता है, ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है कि इनइक्वालिटीज को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, आप में इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। बैंकिंग में इनइक्वालिटीज अगर आप देखोगे, आपका साथी कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, तो आप देखोगे उसको अलग से एक इनइक्वालिटीज का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है कि इनइक्वालिटीज में क्या है, केवल यही सिंबल्स हैं कि इनको हैंडल कैसे करना है आपको, तो वो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो कई बार टीचर भी आपको करवा देते हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है, बट मैंने कहा वो आपको इग्नोर करिए, आपको ये नहीं वो करना है। आप करिए क्या, जब वो कहा गया है ए बी से ज्यादा मिलता है, तो आप ऊपर नीचे, सिंपल सी बात है, ए को बी से ज्यादा, यही तो दिखा रहा है कि ए ज्यादा है बी कम है। फिर कहा गया है बी सी से कम है, तो बी सी से कम है। ठीक है, क्लियर है? अगर आप ऐसा लिख रहे हो, अब मुझसे कहा जाए कि भाई तीनों में सबसे कम किसे मिले, तो बी यहां भी कम है बी यहां भी कम है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो तीनों में सबसे कम बी को मिले। अगर कहा जाए तीनों में सबसे ज्यादा किसे मिले, तो भाई इधर से तो ज्यादा ए आ रहा है, इधर से ज्यादा सी आ रहा है, अभी हमें नहीं पता है कि ए और सी में ज्यादा कौन है, तो हम कह सकते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता है इतनी जानकारी से। आई होप बात क्लियर हो रही है आपको। तो अल्टीमेटली यहाँ मेरा बस बताने का एक ही मकसद था कि आप इसको यूज मत कीजिए, ऊपर नीचे लिख के कीजिए, चीजों को आसान सिंपल रखिए। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है क्लासों में, भाई रीजनिंग का जो मतलब है, रीजन, कारण देना, कोई किसी किसी भी पीछे का, और वो कारण कैसा हो, कारण इतना आसान हो कि उसको 5 साल का बच्चा भी समझ सके, 75 साल का बूढ़ा भी समझ सके, उसको एक गांव में जो मजदूर है जिसने कभी स्कूल का दर्शन नहीं किया, पूरी तरीके से अनपढ़ है, वो भी आपका कारण समझ सके, और एक जो पीएचडी करके आया हुआ है आईआईटी आईआईएम से, वो भी आपका कारण समझ सके। ठीक है, बात क्लियर है? इतना सिंपल कारण होना चाहिए, जितना सिंपल कारण होता है, जिसको हर मतलब हर एज ग्रुप का, हर एजुकेशनल बैकग्राउंड का चीजों को समझ सके, समझा सको आप, वो उतना बेहतर आंसर होता है। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। देखिए कहा गया है अशोक प्रवीर और गोपाल से छोटा है, ठीक है। सोहन प्रवीर से छोटा है लेकिन गोपाल से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? फिर से आ गया निश्चित रूप से सत्य है। तो जो जो दिया गया है उसको हम पहले, मैंने कहा ऊपर नीचे के फॉर्मेट में लिखिए। अशोक प्रवीर और गोपाल से छोटा है। अब यहां पर एक चीज ये है भाई, अशोक प्रवीर और गोपाल से छोटा है। अब अभी ये जो पहला स्टेटमेंट है ये हमें ये नहीं बता रहा है कि प्रवीर और गोपाल में कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो मैंने ऐसे लिख दिया स्लैश लगा के कि भाई प्रवीर और गोपाल के बारे में आपस में क्या है, कौन छोटा कौन बड़ा है वो मुझे नहीं पता। फिर कहा गया सोहन प्रवीर से छोटा है। अब सोहन किससे छोटा है? प्रवीर से छोटा है। प्रवीर से छोटा है तो प्रवीर बड़ा हो गया, प्रवीर ऊपर हो गया। लेकिन गोपाल से बड़ा है, तो सोहन प्रवीर से छोटा है लेकिन गोपाल से बड़ा है, तो गोपाल से बड़ा है तो सोहन ऊपर हो जाएगा, गोपाल नीचे हो जाएगा। अब आप देखो प्रवीर और गोपाल के बारे में चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब पहले स्टेटमेंट में देखो अशोक प्रवीर से भी छोटा था, गोपाल से भी छोटा था, गोपाल यहां है, इसका मतलब अशोक इसके नीचे हो जाएगा। यही अरेंजमेंट बन गया। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आपका कहा क्या जा रहा है, अशोक प्रवीर और गोपाल से छोटा है। अब अशोक प्रवीर और गोपाल से अगर छोटा है तो अशोक यहां हो गया। ये आपका प्रवीर और गोपाल में अभी क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है कि भाई सोहन प्रवीर से छोटा है लेकिन गोपाल से बड़ा है। अब सोहन प्रवीर से छोटा है तो प्रवीर ऊपर हो गया, गोपाल से बड़ा है तो गोपाल छोटा हो गया, यानी गोपाल नीचे हो गया। अब यही चीज को अप्लाई किया तो अशोक सबसे नीचे हो गया। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? गोपाल प्रवीर से बड़ा है। गोपाल प्रवीर से बड़ा है, गोपाल प्रवीर से बड़ा नहीं है, ये गलत है। गोपाल अशोक से छोटा है, ये भी गलत है। गोपाल अशोक से बड़ा है, देखिए ये। सोहन सबसे बड़ा है, ये भी बात गलत है। प्रवीर सबसे बड़ा है। गोपाल सबसे छोटे से दूसरा है, हाँ ये बात सही है कि सबसे छोटे से गोपाल दूसरा है। सबसे छोटा कौन है? अशोक है, देन आपका गोपाल है। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन। कहीं भी किसी को कोई भी डाउट हो तो वो आप अपने नोटबुक में एक कॉर्नर पे लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन में डाउट था। आप मुझे टेलीग्राम लिंक पर, जो कि अपना टेलीग्राम लिंक क्या है, @Bridge25, ठीक है, अनअकैडमी ब्रिजनंदन सिंह के नाम पर, मेरे नाम पर ये आपका चैनल है। आप मुझे यहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप मुझे जब डाउट सेशन होगा उसमें आप पूछ सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए कहा क्या जा रहा है कि आपका कि भाई पी क्यू से लंबा है। मैं जैसे जैसे मुझे वैल्यू मिल रही है मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी वैसे करिए। पी क्यू से लंबा है, जिसका आंसर आ गया है वो लोग कमेंट करके आंसर बता दें। पी जो है वो क्यू से लंबा है। फर्दर कहा जा रहा है आर एस से नाटा है। आर जो है वो आपका एस से नाटा है, छोटा है। आर जो है वो एस से नाटा है। फिर कहा गया एस टी से लंबा है। अब आप देखो एस टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है। तो एस जो है टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है। तो एस यहां हो गया, टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है। मेरी बात क्लियर हो रही है? पूछा गया इनमें से सबसे लंबा कौन है। ठीक है, अब आप देखो इनमें सबसे लंबा कौन है। चलो एक क्वेश्चन में और ऐड कर दे रहा हूं। ये चीज हो गई इनमें सबसे लंबा कौन है। दूसरा, इनमें सबसे नाटा कौन है ये भी बताइए। इनमें सबसे नाटा कौन है। अब अगर देखो आपकी 3 लाइनें बन रही हैं। पी यहां सबसे लंबा है, यहां भी सबसे लंबा पी है, यहां एस सबसे लंबा है लेकिन एस यहां पर इंक्लूडेड है। देखो एस यहां पर इंक्लूडेड है। अब आर जो है यहां पर आएगा एस के नीचे। अब देखो ध्यान रखने वाली बात है, आर यहां भी हो सकता है और आर यहां भी हो सकता है। एस से छोटा है, कितना छोटा है मुझे नहीं पता। आर और टी के बारे में मुझे नहीं पता है। क्लियर हो रही है बात? तो एस से भी छोटा हो सकता है, टी से बड़ा भी हो सकता है। ऐसा भी है टी से भी छोटा हो तब भी वो एस से छोटा है। सेम गोज विद क्यू। भाई वो कह रहा है कि क्यू जो है पी क्यू से लंबा है, कितना लंबा है उसकी बात नहीं कही गई है। तो क्यू आपका यहां भी हो सकता है, वो एस और आर के बीच में भी हो सकता है, वो टी और आर के बीच में भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है और वो सबसे नीचे भी हो सकता है। तो एक चीज यहां से क्लियर हो गई, जो हमसे पूछा गया है सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा पी है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए सबसे नाटा कौन है तो आप सिंपल सा कहोगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या आंकड़े अधूरे हैं। जो भी ऑप्शन में आपने मिले, ज्ञात नहीं किया जा सकता या फिर यही आपका मिलता है आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अधूरे हैं। क्योंकि यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है किसके होने की, तो आप कहोगे भाई क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है और टी भी हो सकता है। एस नहीं होगा, पी सबसे लंबा है तो नहीं होगा। एस क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस जो है वो टी से लंबा है, तो सबसे छोटा होने का सवाल नहीं है। क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। तो जब तक आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इन तीनों के आपस में रिलेशन की क्या है, तब तक आप ये नहीं बता सकते हो कि सबसे नाटा कौन है। तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन में आपका पूछ लेता है जिसका आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड या ज्ञात नहीं किया जा सकता। फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कहा गया है, ठीक है, कि सुधा पूजा से लंबी है लेकिन रमा से नाटी है। पूजा उतनी लंबी है जितना कि नेहा, लेकिन नीरू से लंबी है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेहा के लिए निश्चित रूप से सत्य है? अब पर्टिकुलर पर्सन के लिए पूछा गया है, ठीक है। करना वही है जो अभी तक हम करते चले आ रहे हैं। सुधा पूजा से लंबी है, तो सुधा पूजा से लंबी है, ठीक है, लेकिन रमा से नाटी है, तो रमा से नाटी हो गई। इतनी बात क्लियर है। सुधा पूजा से लंबी हो गई, रमा से नाटी हो गई। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहा गया है पूजा उतनी लंबी है जितनी की नेहा। अब यहां पर ध्यान रखना, इस चीज का मतलब क्या है? पूजा उतनी लंबी है जितना की नेहा, तो पूजा ऑलरेडी है, और जितनी लंबी है उतनी की नेहा, यानी कि पूजा और नेहा की लंबाई बराबर है। मैं कहूं, अगर मैं कहता हूं मैं जितना लंबा हूं उतना लंबा हूं जितना कि आप, ठीक है, मैं उतना लंबा हूं जितना कि आप, इसका मतलब मेरी और आपकी लंबाई बराबर है। तो सेम चीज तो कही जा रही है, पूजा उतनी लंबी है जितनी की नेहा, तो पूजा और नेहा की लंबाई बराबर है। लेकिन नीरू से लंबी है, तो नीरू सबसे नीचे हो गई, पूजा नीरू से लंबी है। अब कॉमन सेंस वाली बात यह है, अगर पूजा नीरू से लंबी है, पूजा और नेहा की लंबाई बराबर है, तो पूजा नेहा जो है वो नीरू से लंबी होगी। अगर पूजा सुधा और रमा से नाटी है और नेहा पूजा की लंबाई के बराबर है, तो नेहा भी सुधा और रमा से नाटी होगी, ठीक है। तो नेहा के बारे में पूछा गया है, देखिए, नीरू से नाटी नहीं, नीरू से लंबी है नेहा। नेहा के बारे में बताना है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे लंबी नहीं, सबसे लंबी भी नहीं है। सबसे नाटी भी नहीं है। नीरू से लंबी, हाँ, डी बात आपकी सही है कि वो टॉलर देन नीरू है, नीरू से लंबी है। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगेन यहां पर ये जो आपका लगा हुआ है, ये सिर्फ ओनली, केवल, ठीक है, ये मायने बदल रहा है चीजों का। इस वर्ड को देखिएगा, कंडीशनल वर्ड है। ठीक है, कहा क्या गया है भाई, पी क्यू आर एस और टी में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। 5 लोग हैं, पांचों की ऊंचाई अलग अलग है। क्यू सिर्फ टी से छोटा है, क्यू सिर्फ टी से छोटा है, तथा पी सिर्फ एस से बड़ा है। यदि उनको ऊंचाई के क्रम में रखें तो तीसरे स्थान पर कौन होगा? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए ज्ञात नहीं किया जा सकता? भाई अगर आपका ऑप्शन आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एक ऑप्शन आपका होना चाहिए ज्ञात नहीं किया जा सकता, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। देखिए, कहा क्या गया है कि Q सिर्फ T से छोटा है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपने परिवार में, ठीक है, केवल अपने लंबाई में अपने बड़े भाई से छोटा हूं, इसका मतलब बाकियों से क्या है? बाकियों से मैं लंबा हूं, यही चीज तो हो रही है। तो जब ये कहा गया है Q सिर्फ T से छोटा है, इसका मतलब क्या है? Q सिर्फ T से छोटा है, इसका मतलब यही है कि T जो है वो टॉलेस्ट है, ठीक है, सबसे लंबा है। मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर मान लो यहां पर आर में पुट कर दूं, आर भी है ऊपर, तो फिर सिर्फ वाली कंडीशन हट जाएगी। फिर तो ये होगा ना क्यू टी और आर से छोटा है। सिर्फ का मतलब क्या है? ओनली वन, केवल एक से छोटा है, और वो पर्सन ऑलरेडी दिया गया है टी।
तो इसका मतलब टी जो है अगर वो केवल टी से छोटा है तो ऑटोमेटिकली टी जो है वो टॉलेस्ट हो गया। अब आई होप बात क्लियर हो रही होगी। अगर आपसे कहा गया पी सिर्फ एस से बड़ा है, पी सिर्फ एस से बड़ा है, इसका मतलब बाकियों से वो छोटा है, तो एस जो है वो सबसे नाटा हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया, सबसे नाटा सबसे छोटा हो गया। पी सिर्फ एस से बड़ा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टी टॉलेस्ट है, एस और शॉर्टेस्ट है, तो ये पी हो गया, ये एस हो गया, बचा क्या, आर बचा। आर ये बीच में आएगा तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। किसी को लगता है कि आर इसके अलावा कहीं और हो सकता है, ठीक है, अगर किसी को लगता है आर यहाँ, तो ये कंडीशन तो कहा गया है पी सिर्फ एस से बड़ा है, तो फिर तो आप कहोगे पी एस और आर दोनों से बड़ा है, फिर तो कंडीशन गलत हो जाएगी, यानी कि आर यहाँ नहीं हो सकता। आर यहाँ नहीं हो सकता तो आर के लिए तो यही पोजीशन बचेगी क्यू और पी के बीच में। तो ये अरेंजमेंट हो गया कि टी सबसे लंबा, देन क्यू, देन आर, देन पी और एस सबसे नाटा। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है सबको। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है, कहीं परेशानी है तो उसको पूछे, ठीक है। आप डाउट सेशन में या फिर टेलीग्राम लिंक पे आप मुझे पूछ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कहा गया है तो तीसरे स्थान पर कौन है, ये अरेंजमेंट आ गया। पहला टी है, दूसरा क्यू है, तीसरा आर है, चौथा पी है, पांचवा एस है। क्या हो गया, तीसरे स्थान पर आर हो गया, डी ऑप्शन आपका हो गया। आई होप चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़िए ध्यान से। चार स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके, चारों को पढ़िए और उनको अरेंज कीजिए जैसा हम अभी तक करते चले आ रहे हैं। कहा क्या गया है कि रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। भाई पहला स्टेटमेंट ये तो क्वेश्चन आसान कर देता है जब स्टेटमेंट अपने आप में तोड़ के दे देता है। तो रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, रमा, और रमा को ज्यादा अंक मिलते हैं किससे, रानी से। फिर आगे कहा गया है रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। अब देखो, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, तो रानी और रत्ना, रत्ना से कम अंक। अब देखो, रानी यहां भी कम है, यहां भी कम है। अब आप दिमाग लगा सकते हो, कितने से अगर मैं पूछूं कि किसको ज्यादा मिले, तो यहां से रमा है, यहां से रत्ना है, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो आप कह सकते हो अभी ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर आगे कहा गया रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए। रत्ना ने, दो तीसरा आ गया ना, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, किससे, रमा से। किसने, रत्ना ने। अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब केवल इन तीनों की अगर बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई रत्ना, रमा एंड रानी, ये तीनों का, इन तीनों के बजाय मैं सिंपल सा एक लाइन ये लिख दूं। यही बात तो इन तीनों को मिलाकर कही जा रही है। चौथा स्टेटमेंट, पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। तो पद्मा ने रमा से अधिक किंतु, देखो फिर से एक कंडीशनल वर्ड लेकिन वाला, पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम, यानी कि पद्मा जो है वो रमा और रत्ना के बीच में है। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, रत्ना ने किए, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है।
इसमें किसी को कहीं भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो पूछे। ठीक है, फर्दर मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है। देखिए, कहा गया यदि ए बी से कम तेज दौड़ता है और बी सी के बराबर चाल से लेकिन उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता, तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है। अब ये लाइन जो है, ये केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, बाकी और कुछ नहीं। कहा गया ए बी से कम तेज दौड़ता है, तो ए जो है वो बी से कम तेज दौड़ता है, बी ऊपर ए नीचे, सिंपल सी बात ही है। फिर कहा गया बी सी के बराबर चाल से, तो बी जो है वो सी के बराबर चाल से लेकिन उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता, वो अलग चीज है। अगेन मैंने कहा वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है, तो आप कह सकते हो ना ए की तुलना में सी जो है तेज दौड़ता है, बस यही क्वेश्चन था। और एक्चुअल में क्या था, ये जो लेकिन के बाद में इतनी बात जो कही गई है, जिसको मैं रेड से कर रहा हूं, इतनी बात जो आपको कही गई है, ये आपको केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर गड़बड़ करते हैं और डी लगा कर आते हैं। भाई ये केवल इतना ही अरेंजमेंट है इन क्वेश्चंस का। कहा गया ए से धीमा नहीं, ए से धीमा नहीं, सी ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है, तो सी के बारे में पूछा गया ए से। आप कहोगे ना सीधा सीधा दिख रहा है, ए से क्या है, तेज है, तो आपका बी ऑप्शन हो गया। ए के बराबर चाल से नहीं, निर्धारित करने के लिए भाई निर्धारित किया जा सकता है, तो आंकड़े पर्याप्त हैं, बिल्कुल पर्याप्त आंकड़े हैं। क्लियर, ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है कि बी ए से अधिक अमीर है, ए सी से अधिक अमीर है, ठीक है, सी डी से अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। यदि उन्हें अमीरी के उपयुक्त क्रम में बैठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन होगा। भाई बी ए से अधिक अमीर है, तो बी ऊपर हो गया, ए नीचे हो गया। फिर कहा गया ए सी से अधिक अमीर है, सो ए ऑलरेडी है, और किससे अधिक अमीर है, सी से। फिर कहा गया सी डी से अधिक अमीर है, तो सी ऑलरेडी है, सी किससे अधिक अमीर है, डी से। कहा गया ई सबसे अधिक अमीर है, तो ई सबसे ऊपर चला गया। यही तो अरेंजमेंट हो गया, कुछ पूछने वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, अगर किसी सी सेट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, यूपी या एमपी में से किसी, ठीक है, तो ये आप देखोगे आपसे पूछा गया है, तो मध्य की स्थिति में कौन होगा, मध्य में कौन है, ए है, तो ए हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन डी में आपका ये दिया हुआ है। आई होप इतनी बात क्लियर है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए ये यूपी का क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। अभी हम यूपीएससी वाले भी करेंगे, परेशान मत होइएगा। यूपीएससी के एक दो क्वेश्चन आए भी हैं, जहां आए हैं मैंने आपको बताया है। देखिए, ठीक है, कहा गया है आपका कि नरीन की आयु नवीन के बराबर है क्योंकि वह दोनों जुड़वा हैं। नकुल नरीन से छोटा है, प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु नवीन से बड़ी है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ा कौन है। देखिए भाई, नरीन की आयु नवीन के बराबर है, नरीन और नवीन आपस में बराबर है, मेंशन भी किया हुआ है कारण कि क्योंकि वो दोनों जुड़वा हैं। फिर कहा गया है नकुल नरीन से छोटा है। अब सिंपल सी बात यह है, अगर नकुल नरीन से छोटा है तो वो नवीन से भी छोटा होगा। प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु नवीन से बड़ी है, प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु नवीन से बड़ी है, तो प्रियंका नवीन से बड़ी है और किससे छोटी है, बालाजी से। तो यही तो अरेंजमेंट हो गया, सबसे बड़े कौन, बालाजी, देन प्रियंका, देन नरीन और नवीन बराबर, और लास्ट में नकुल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में कहा गया नरीन की आयु नवीन के बराबर है, मैंने कहा बराबर है क्योंकि वह दोनों जुड़वा हैं। नकुल नरीन से छोटा है, नकुल नरीन से छोटा है, अब नरीन से छोटा है तो नवीन से भी छोटा होगा। प्रियंका बालाजी से छोटी है, मैंने कहा प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु नवीन से बड़ी है, अब वो नवीन से बड़ी है। आपसे कहा गया है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, बालाजी, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए मैंने कहा था यूपीएससी के क्वेश्चंस आएंगे, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। भाई कहा गया है आपका कि सोहन के वजन का दोगुना मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है, ठीक है, सोहन के वजन का दोगुना। अब देखिए दो गुना आप करते हो किसका, सोहन के वजन का, ठीक है, दो गुना करने के बावजूद भी ये मोहन और रोहन के वजन से कम है। मेरी बात क्लियर हो रही है, सोहन के वजन का आपने दो गुना किया फिर भी वो मोहन या रोहन से कम है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है रोहन के वजन का दो गुना, जब आपने रोहन के वजन का दो गुना किया, कितना, दो गुना, तो वो मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक है, मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक है। क्लियर हो रही है बात। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, मोहन का वजन अधिकतम है। देखो आप यहां से मोहन और रोहन आ रहा है, लेकिन आप अधिकतम नहीं कह सकते हो क्योंकि रोहन और मोहन के बारे में नहीं पता है। सोहन का वजन अधिकतम है, भाई सोहन का तो अधिकतम हो ही नहीं सकता, इसका दोगुना जो है, दोगुना करने के बावजूद भी इन दोनों से कम है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। रोहन का वजन अधिकतम है, फिर से वही बात, रोहन का इधर अधिकतम तो दिया गया है लेकिन दोगुना करने के बावजूद, तो मोहन और रोहन के बीच में आप रिलेशन नहीं निकाल सकते हो। लास्ट दिया गया है किसका वजन अधिकतम है, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो डी आपका सही है क्योंकि अधिकतम किसका है उसका निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि कौन सा कथन एक सही है। अब मोहन का वजन न्यूनतम वाली कंडीशन है, अगर मैं कहूं कि सब किसका वजन न्यूनतम है इतने से, अभी मुझे अगला आंसर मिल जाएगा इतने पे, तो आप देखो मोहन का वजन
और ये रोहन का वजन, दूसरे की जरूरत नहीं है, केवल पहले पे फोकस करो। सोहन के वजन का आप दोगुना करते हो, मैंने अपने वजन का दोगुना किया, ठीक है। मैंने कहा मेरे मित्र हैं ए और बी, मैंने अपने वजन का दोगुना किया, दोगुना करने के बावजूद भी ए से भी कम है और बी से भी कम है। मेरी बात क्लियर हो रही है? अपने वजन का मैंने दोगुना कर लिया, मैं 10 किलो था, मैं 20 किलो जोड़ रहा हूं, और 20 किलो जोड़ने के बावजूद भी ए से भी कम है और बी से भी कम है। इसका मतलब क्या है कि मेरा ही तो सबसे कम है। यहां पर मैं अपने आप को क्या मान रहा हूं? सोहन मान रहा हूं, ठीक है। तो कहा गया है कौन सा कथन एक सही है? मोहन का वजन न्यूनतम है, नहीं, सोहन का वजन न्यूनतम है, यही बात आपकी ठीक है यहाँ पर, ठीक है। रोहन का वजन न्यूनतम है, वो आ गया है, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, वो निर्धारित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका दो चीजों को लेकर पूछा गया था कि किसका वजन अधिकतम है, ये दो स्टेटमेंट थे, ठीक है। और इन दो स्टेटमेंट्स के आधार पर, कथनों के आधार पर आपका ये पूछा गया था कि किसका वजन अधिकतम है, किसका न्यूनतम है। तो अधिकतम किसका है उसको आप ज्ञात नहीं कर सकते हो, लेकिन न्यूनतम किसका है उसको आप निकाल सकते हो। न्यूनतम क्या है? न्यूनतम आपका सोहन है। आई होप आपको बात क्लियर हो रही है, ठीक है। फर्दर ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2018 या 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगेन फिर से आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहा गया है कि या तो ए और बी की एक बराबर आयु है या ए बी से बड़ा है। चलिए एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, मैं 1 मिनट का समय आप लोगों को दे रहा हूं। देखिए कहा गया है या तो ए और बी की आयु बराबर है या ए बी से बड़ा है। तो दो कंडीशन है पहले के हिसाब से कि भाई ए और बी की आयु बराबर है, ए और बी आपस में बराबर है, और या फिर दूसरी चीज कही जा रही ए बी से बड़ा है, ठीक है। ए और बी बराबर है या ए बी से बड़ा है, किसी भी कंडीशन में बी बड़ा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि सी और डी की आयु बराबर है, डी सी से बड़ा है। तो या तो सी और डी बराबर है और या फिर यहां पर डी जो है वो सी से बड़ा है, डी जो है वो सी से बड़ा है। क्लियर हो रही है बात? तीसरा कहा गया है कि बी जो है वो सी से बड़ा है। अब बी जो है वो सी से बड़ा है तो बी यहां भी हो सकता है, ठीक है, बी यहां भी हो सकता है। अगर बी यहां है तो ए ऑटोमेटिकली बी इज इक्वल टू ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा निकाला जा सकता है? ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ये 100% नहीं निकाला जा सकता क्योंकि पहली वाली भी कंडीशन हो सकती है। बी और डी एक बराबर आयु के हैं, नहीं। डी जो है वो सी से बड़ा है, नहीं। ए जो है वो सी से बड़ा है, ये आपका 100% श्योर है क्योंकि बी जो है वो सी से बड़ा है। मेरी बात आप समझिए, बी सी से बड़ा है। बी अगर यहां भी है तो ए या तो बी के बराबर है और या ए बी से बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली अगर ए बी के बराबर है तब भी ए सी से बड़ा होगा, और अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो सी से बड़ा होगा ही होगा। तो सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन, ठीक है। ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, उसी से सीधा मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट नहीं है, एक क्वेश्चन मिलता जुलता आपका पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो मैंने एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर डाल दिया है।
एक क्वेश्चन आपका ऐसे और पूछा गया था कि 6 मित्र हैं, ठीक है, 6 मित्र हैं और आपका क्या बोलते हैं, उनके पास में कुछ पत्ते हैं, 10-10 कार्ड्स हैं, ये ए बी को देता है, बी सी को देता है, ऐसा ऐसा करके आपका दिया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका है, एक बार आप पढ़ लीजिए, अगेन 1 मिनट का मैं समय देता हूँ, एक बार पढ़ के आप ट्राई कीजिए, अगर निकलता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, कहा गया है ए बी सी और डी में से प्रत्येक के पास 100 रुपए हैं। तो करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, आपने लिखा ए बी सी और डी, सबके पास में स्टार्टिंग में 100 रुपए हैं। इसमें क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, बस ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं जिसको आपको अवॉइड करना है। ए बी को 20 रुपए देता है, ठीक है। अब ए अगर 20 रुपए को देता है, बी को 20 रुपए देता है, तो देखो बी के पास 20 ज्यादा हो गए, लेकिन साथ साथ में ए ने 20 रुपए अगर बी को दिए तो बी के पास ज्यादा हुए, तो ए के पास कम भी तो हुए। बस यही चीज में हम गड़बड़ करते हैं, इसको 20 जोड़ तो देते हैं, या 20 माइनस नहीं करते हैं। भाई अगर मैंने आपको 5 रुपए दिए तो आपके पास बढ़े 5, और जो भी मेरे पास थे उसमें से 5 कम हो गए। फिर कहा गया है जो सी को 10 रुपए देता है, ये जो वाला कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा परेशान करता है लोगों को, ठीक है। ए बी को 20 देता है, जो सी को 10 रुपए देता है, जो जब भी आता है इसका मतलब इन दोनों में दूसरे वाले की बात हो रही है। जो का मतलब है कि दूसरे वाले की बात हो रही है, ठीक है। दो लोगों के बीच बात हो रही है, तो बाद में जो आया है, कौन आया है, बी बाद में है, जो दूसरे वाले की। अगर यही चीज आपका और या लेकिन होता है, ठीक है, तो ये पहले वाले की यानी कि ए की, तो यहां पर भी गड़बड़ लोगों से होता है। जो 10 रुपए सी को देता है, इसका मतलब सी को 10 रुपए मिले, किससे, बाद में कौन आया है, बी, तो बी से, तो बी के पास 10 कम हो गए। जिसे डी से 30 रुपए मिलते हैं, जिसे डी से 30 रुपए यानी कि अगेन बाद में क्या है, सी है, तो डी से 30 रुपए मिलते हैं, तो डी को 30 रुपए और सी को 30 रुपए और मिल गए, किससे मिले, डी से, तो ये 30 कम हो गए। इस संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो कहानी यहां खत्म हो गई। अब जोड़ लीजिए, इतना होने के बाद में कितना किसके पास बचता है। तो ए के पास में 100 माइनस 20 80, 100 प्लस 20 120, और माइनस 10 ये 110, 110 और 30 इसके पास 140, और 100 माइनस 30 इसके पास में 70। कहा गया कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। सही नहीं है, सी सबसे धनाढ्य है, सी सबसे धनी है, सी के पास 144 है, हाँ ये आपका सही है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा गलत है, डी सबसे निर्धन है, डी के पास 70 है, ये आपका सही है। ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं, सी के पास उससे अधिक हैं। ए और डी को मिलाकर अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो 80 और 70 150 हैं, जबकि सी के पास 140 है, तो सी के पास अधिक नहीं है, तो ये आपका गलत है और यही पूछा गया है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन भी देख लीजिए, बी डी से अधिक धनवान है, बी डी से अधिक धनवान है, हाँ ये भी बात सही है। तो ये तीन बातें सही हैं। जो सी है, जो कि कह रहा है ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं, सी के पास उससे अधिक हैं, तो ए और डी मिलाकर 150 है, जबकि सी के पास 140 है, तो वो अधिक नहीं है, सी के पास कम है, इसीलिए ये गलत है और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब इस क्लास में किसी को कहीं भी कोई डाउट है तो जो अपना टेलीग्राम लिंक है @BRIJ Bridge25 अनअकैडमी ब्रिजनंदन सिंह के नाम पे, यहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है @BNPN25, वहाँ मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या डाउट सेशन में आप अपनी क्वेरी रखिए, जब डाउट सेशन लेंगे तो इनको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, उनके बेनिफिट्स उठाइए। सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा रेफरल कोड अगर प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।